शरिया में जो अस वर्सेस देम है, उसी के चलते हमने भी आज उन्हीं की टर्मिनोलॉजी को अपना रखा है। लेकिन बेसिक जो मोडस ऑपरेंडी है वो उन्हीं का होता है और वही काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, जो पहले सोनिया गांधी करना चाह रही थी। आप में से अगर कुछ लोग भूल गए हैं, तो यूपीए 2011-12 में ला रही थी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल। उसमें जो प्रावधान थे, वो क्या थे? मोटा-मोटा कि अगर कहीं पे दंगा होगा, तो उसमें मेजॉरिटी को ही ज़िम्मेवार माना जाएगा कि मेजॉरिटी ने ही किया है। यानी जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में है, अब हिंदू तो दंगा स्टार्ट करता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, इसलिए उसी को दंगाई माना जाएगा और उसी को पनिशमेंट मिलेगी। और अगर दंगा हुआ, ऐसे समझ लीजिए, दंगा हुआ, वहाँ पर दंगे में 2 महिलाओं का रेप हुआ। एक हिंदू थी, एक मुस्लिम थी। तो अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल, क्योंकि हिंदू महिला मेजॉरिटी में है, इसलिए उसके रेप को रेप नहीं माना जाएगा। वो डेफिनेशन ही ये बनाई गई थी। और अगर मुस्लिम महिला है या क्रिश्चियन महिला है, उसका रेप हुआ है, तो उसे रेप माना जाएगा। सिमिलरली ये जो अभी ये यूजीसी की गाइडलाइंस आई हैं, उसमें भी कि क्राइम या डिस्क्रिमिनेशन तब माना जाएगा जब किसी सो कॉल्ड एक वर्ग के साथ हुआ है। अगर दूसरे वर्ग के साथ हो रहा है, तो उसे डिस्क्रिमिनेशन माना ही नहीं जाएगा। कि मान लीजिए कोई एक ब्राह्मण बच्चा है, उसकी कोई चोटी खींच देता है, उसे पोंगा पंडित बोल देता है, उसका जनेऊ खींच देते हैं, वो जनेऊधारी, इस तरह के मजाक उड़ाते हैं, तो उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। कोई ठाकुर है या कोई बढ़िया है, वो सूदखोर, वो ब्याज खाने वाले, इस तरह के जो शब्द बोले जाएंगे, तो इसे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जा सकता। ठीक, तो दोनों मैं आपको पैरेलल ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि सोनिया गांधी क्या करना चाह रही थी और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप एक बिजनेसमैन है, मान लीजिए आप एक दुकानदारी हैं, आपने अपने यहाँ पर एक नौकर या एक एम्प्लॉय रखना था, आपने ऐड दे दी, उसमें एक हिंदू आ गया, एक मुसलमान आ गया, क्रिश्चियन आ गया। तो आपको लगा कि हिंदू ज़्यादा काबिल है, किसी भी कारण से आपको लगा कि वो ज़्यादा कैपेबल है, तो मैं इसे रखूंगा। तो बाकी के 2 जो हैं, वो आप पे एलिगेशन लगा सकते हैं कि इसने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है। अब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। सारा कुछ वन साइडेड है। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस का संसार भर में जो नियम होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कि जब तक सिद्ध नहीं हो जाता कि उसने ये क्राइम किया है, ये अपराध किया, तब तक वो अपराधी नहीं है। तब तक वो आरोपी तो है, लेकिन अपराधी नहीं है। लेकिन यहां पर रिवर्स था कि आरोप लग गया तो वो अपराधी बन गया। अब उसे सिद्ध करना है कि उसने आरोप नहीं किया था, तब वो छूट सकता है। सेम यहां पर कर दिया कि अगर कोई सो कॉल्ड सवर्ण या जनरल कास्ट का बच्चा है, उस पर एलिगेशन लगा दिया है, तो वो माना जाएगा। अच्छा, तीसरी चीज कि झूठा आरोप लगा दिया, जीवन बर्बाद कर दिया, बर्बाद करने की पोटेंशियल है उसमें, तो बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर बाद में सिद्ध भी हो जाता है कि आरोप झूठा था, तो झूठा आरोप लगाने वाले को कोई पेनल्टी नहीं है, कोई उसके लिए दंड का प्रावधान नहीं है। और जिस समय ये यूजीसी की गाइडलाइंस इन्होंने इनिशियली अपलोड की थी, उसमें ये प्रावधान था कि अगर कोई झूठा आरोप लगाएगा, तो उसे किसी न किसी तरह की पेनल्टी लगेगी। उसे मोदी जी ने बड़े स्मार्टली हटा दिया है। अगली सिमिलैरिटी क्या है कि वहां पर था कि आपके विरुद्ध किसी ने गवाही दे दी, वो मुसलमान है, क्रिश्चियन है, माइनॉरिटी है, तो वो यदि चाहेगा तो उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। दैट मीन्स अंधेरे में, आप बिल्कुल अंधेरे में है, किसी ने आपका शिकार करना है, उसने बोला कि इसने हमारे साथ किया था, और वो गया जेल में, उसे बताना भी नहीं कि किसने आरोप लगाया था। सेम ये जो यूजीसी गाइडलाइंस है, इनके अंदर भी यही प्रावधान है कि अगर वो चाहेगा, जो शिकायत करता है, तो उसकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा। पांचवी सिमिलैरिटी क्या है? सारी एक से एक घातक, एक से एक खतरनाक और एक से एक क्रूरता से भरी ड्रैकोनियन है ये। वहां पर था लक्षित हिंसा बिल में कि माइनॉरिटी एक ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा स्पेशल, जिसके 7 मेंबर होंगे, जिसका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी से होगा, और 7 में से कम 4 माइनॉरिटीज वाले होंगे। यहां पर भी यहाँ एक स्टेप आगे चले गए हैं। वो कमेटी तो बनेगी, साथ में स्क्वाड बने होंगे। वो स्क्वाड कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में घूम रहे होंगे देखने के लिए कि भाई कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहा। ठीक, और फिर उन्हीं की बनी हुई समिति होगी जो डिसाइड करेगी। अब आप कल्पना कीजिए, आपको सोशल मीडिया पे हमें जहर वो दिखाई दे रहा है, जेएनयू, जादवपुर यूनिवर्सिटी, इस तरह की कई तो यूनिवर्सिटीज हैं जो ऐसे गढ़ बनी हुई हैं, जहां पर कुछ भी हो जाए, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, हिंदुत्व से आज़ादी, इस तरह के नारे लगते हैं, दीवारों पर पोस्टर चिपकते हैं, ब्राह्मण्स लीव द कैंपस। तो जहर ऑलरेडी घुला हुआ है। मोदी जी ने बड़े स्मार्टली उसे लेजिटिमाइज कर दिया है कि इस तरह के जहरीले जो लोग हैं, उन्हें और विषदंत, जहर वाले दांत प्रोवाइड कर दो कि वो जो सवर्ण बच्चे हैं, जो पढ़ने आए हैं, उनका मजे से शिकार कर सकें। क्योंकि वो तो लीस्ट, क्या बोलते हैं उसे, लीस्ट भी नहीं बोलना चाहिए, वो तो जीरो लॉस पे बैठे, उनका कोई नुकसान होने वाला ही नहीं है। सच बोलें, झूठ बोलें, उन पे कभी कोई कानून, उन पे कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। और जो सो कॉल्ड अपर कास्ट जीसी है, उसका जीवन तबाह किया जा सकता है। ये मोदी जी इस तरह की पॉलिसी लेके आ रहे हैं, ला चुके हैं, ला रहे हैं, ला चुके हैं। अच्छा, मुझे अपेक्षित था कि एक सप्ताह में किसी को थोड़ी तो शर्म लज्जा आएगी, लेकिन आई वॉज शॉक्ड कि जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें इसके बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है कि इतना नीचता भरा कानून लाया जा रहा है। लेकिन कोई तो वो दिखाई दे रहा है कि इसे मैनेज किया जा रहा है और ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं कि इस पे बात ना होने दी जाए। और ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा चिंता का विषय होना चाहिए कि जब इस, और ये सीधा-सीधा जेनोसाइड की तैयारी जैसा दिखाई दे रहा है। मैं पहले भी, मैंने अपनी बुक में भी मेंशन किया है कि ये जब जेनोसाइड करना होता है, तो उससे पहले जेनोसाइड की तैयारी की जाती है। उसके लिए उस तरह के पॉलिटिकल भाषण दिए जाते हैं, उस तरह के लोगों को खड़ा किया जाता है जो गुंडे बदमाश होते हैं, उनके मन में दूसरे कम्युनिटी के लिए जहर भरा जाता है और फिर मौका दिया जाता है उन्हें मारने का। तो अभी हम लगभग
अंतिम अभी वो एक्शन में नहीं आया, लेकिन कोई या ये भी कहना संभवतः गलत है कि एक्शन में नहीं आया, क्योंकि कई जगह पर तुम देख रहे हैं कि हर दूसरे चौथे दिन किसी न किसी को, निर्दोष व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है। वो केस आया था ना, एक व्यक्ति को 20 साल बाद छोड़ा SC/ST एक्ट में। तो ये सब चीज़ें आपको हमें दिखा रही हैं कि नरेंद्र मोदी, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति को सत्ता में रहना चाहिए। वो इन लोगों को कॉर्नर करना जानते थे। वो सूंघ लेते थे कि कौन सा ऐसा नेता है जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, देन दे वुड पुश देम टुवर्ड्स अ वॉल, और उनसे फिर स्टेटमेंट्स निकलवाई जाती थी। कल्याण सिंह से जब मिले तो कल्याण सिंह का इंटरव्यू लिया गया उसके काफी टाइम बाद। तो उन्होंने इंटरव्यू में क्या बोला, पहले वो सुनिए, फिर मैं इसका कॉन्ट्रास्ट दिखाऊंगा आपको। दूसरे ये कहना कि साजिश थी, साजिश बिल्कुल नहीं थी। ये सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावना का स्वतः स्फूर्त विस्फोट था, जो 6 दिसंबर 1992 को उस घटनागृह में सामने आ गया है। हमने सुरक्षा के सारे प्रबंध किए थे, ये सच है कि उसके बावजूद भी ढांचा टूट गया। तो इसमें मेरा इतना कहना है कि कई बार ऐसे मौके आते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम रखे रह जाते हैं और घटना घटित हो जाती है। लोग तो बहुत मजबूत मुख्यमंत्री मानते थे कल्याण सिंह जी को। मैं मजबूत मुख्यमंत्री था, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं 3 उदाहरण देना चाहता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी की सुरक्षा के पक्के इंतजाम पर लेकर घटना घटित हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी की सुरक्षा के पक्के इंतजाम पर लेकर घटना घटित हुई, राजीव गांधी की सुरक्षा के पक्के इंतजाम पर लेकर घटना घटित हुई। ऐसे ही 6 दिसंबर को उस ढांचे की सुरक्षा के पक्के इंतजाम होते हुए भी घटना घटित हो गई। जवाहर साहब ने कुछ कहा कि इसके पीछे साजिश थी, ये नितांत गलत है। मैंने भी सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए थे। हाँ, मैंने अधिकारियों से नहीं किया था, इस्तेमाल नहीं किया, इंतजाम किया अगर तो इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, मैंने अधिकारियों से साफ कह दिया था कि जो करना हो सो उपाय योजना कीजिए ढांचे की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमने वादा किया। लेकिन एक मैंने कह दिया था, मैंने कि लाखों कार से वो मौजूद हैं, उन पर गोली नहीं चलेगी, ये मेरा आदेश था। और इसमें अधिकारियों का कोई कसूर नहीं है। अधिकारियों ने तो मेरे आदेश का पालन किया कि गोली नहीं चलेगी। क्यों? कि गोली अगर मैं चलवा देता तो हजारों लोग मारे जाते, स्टैम्पीड में मारे जाते, गोली से मारे जाते, और फिर ढांचा फिर ना बचता। आपने करोड़ों लोगों को बांटने का फैसला कर लिया 100 लोगों के मरने से बचाने से। नहीं, करोड़ों कार सेवक में 1000 लोग मर जाते यदि गोली चलाते आप। नहीं, मैंने वो पाप नहीं किया। लेकिन आपने वो पाप बचाने की बजाय करोड़ों लोगों को बांटने का पाप नहीं बटा। ये राजनीतिक लोग बांट रहे हैं, लोग नहीं बटे, आज भी लोग नहीं बटे। मेरा कहना इतना ही है कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का। और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा थी। इच्छा नहीं, इच्छा तो राम मंदिर की थी। ढांचे को नहीं है। हाँ, वो टूटने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूं 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। 6 दिसंबर 1992 को तो अंतिम परिणति थी। ढांचा टूटने का असर कब शुरू हो गए थे? ओके, तो ये था पार्ट 1। आपने नोटिस किया, बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड, कि इसमें कोई शर्म नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय गर्व की बात है। मैंने आदेश दिए थे, वो 100% इसे ओन कर रहे हैं, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं। ये व्यक्ति कल्याण सिंह वो व्यक्ति था जिसने कीमत चुकाई कि वो चीफ मिनिस्टरशिप से हटे, ढांचा गिरा। लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री था, मैंने अधिकारियों को ये बातें बोली थी। तो इसमें ये एक मंझा हुआ नेता होता है जिसके शब्द नपे तुले हैं, जो अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ना डरता है, ना जिसमें हीन भावना होती है। और ऐसे लोग आरएसएस में आज भी हैं, बीजेपी में आज भी हैं, तब भी थे, सदा रहते हैं। अब दूसरा सुनते हैं हम वाजपेयी जी को, जब घेरा गया तो उन्होंने क्या बोला, सुनिए। What happened in Ayodhya on 6th was very unfortunate. It should not have happened. We tried to prevent it, but we did not succeed. We are sorry for that. Why did you not succeed? What happened? Because a section of car sevaks, they went out of control. That's why we are sorry. ये है जब व्यक्ति अपोलोजेटिक हो जाता है, जब वो आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, वो अपने आप को विचारधारा से बड़ा समझता है कि मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं, हम माफी मांगते हैं क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था। तो वाजपेयी जी उस कैटेगरी में आते हैं। अब सुनिए अडवाणी जी को। Did you feel that this is a terrible mistake? Not the movement. No, the demolition. Yes, it's a terrible mistake, no doubt about it. In You fact, also say in a way, self-critically, that it was a failure of leadership, that you were playing with fire that got out of control. it is a failure, of course. I would not deny that. जी, तो अडवाणी जी भी उसी तरह अपोलोजेटिक, माफी मांगते हुए कि हमारा फेलियर है ये, और ये आपको बताता है कि किस तरह के लोग। अच्छा, अब आप इनमें तुलना कीजिए, कल्याण सिंह इसमें क्लैरिटी है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, उनका करियर समाप्त कर दिया गया, और वो दोनों जो माफिया मांगते रहे वो आगे बढ़ गए। तो ये हर संस्था में इस तरह की चीजें होती हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। कुछ में इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है, कुछ में नहीं होता है, कुछ विचारधारा पे अडिग रहते हैं, कुछ विचारधारा से गिरते हैं आज भी। अच्छा, अब मैं उस समय जब मैंने अडवाणी जी को देखा था बोलते कि मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन है, मुझे अडवाणी जी से उस दिन घृणा हुई थी कि वो व्यक्ति है जो पूरे देश में गुजरात से शुरू हुआ, यात्रा करते हुए आया, कितने लोग मर चुके हैं, और यही तो उद्देश्य था ढांचे को गिराना। लेकिन आज ये बोल रहा है कि ये मेरे जीवन का काला दिन है। तब से आई शट डाउन माई माइंड कि पॉलिटिशियंस घटिया होते हैं, इनकी बात को भी सुनना नहीं चाहिए। वो तो एक पर्सनल चीज है, लेकिन आप देखिए इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होता है। दैट मीन्स कि इन लोगों को पता ही है कि शब्दों का चयन कैसे किया जाता है। जो बात कल्याण सिंह बोल सकते हैं वो ये भी बोल सकते थे, ये दोनों लोग कई ढंग से इसका आंसर दे सकते थे। पर आज भी अगर आप बात करेंगे लोगों से बीजेपी में और संघ में, तो क्योंकि इन्हें बड़े आइकॉन्स माना जाता है, तो इनकी इन बातों को डिफेंड किया जाता है कि उस समय उन्होंने संसद में सारा कुछ हैंडल करना था, इसलिए उन्होंने बोला। डिफेंड कर सकते हैं, करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन ये टैक्टिकल स्ट्रेटेजिकल गलतियां हैं
ब्लंडर्स हैं जो नहीं किए जाने चाहिए। कोई भी संस्था जो किसी आइडियोलॉजी पे चलती है वो ऐसी मूर्खता अफोर्ड नहीं कर सकती। और मैं बड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग एक मूवमेंट चलाते हो, लोगों को लेके चलते हो और फिर लोग मरते हैं उसमें, और फिर आप जब वो जो आप अचीव करने निकले थे वो हो जाता है, तब आप बोलते हो कि मेरे लिए दुख का दिन था, वी आर सॉरी, वी आर अपोलोजाइजिंग, वी आर, इट इज अवर फेलियर। तो वो फेलियर था, लेकिन वो आपका आइडियोलॉजिकल फेलियर है। आज भी हम लगभग वैसी ही सिचुएशन में खड़े हैं। आज मोदी जी को इस तरह के एडवाइजर्स मिले होंगे, जो मिले हुए होंगे, उन्हें घेरे होंगे, जो इस तरह की मूर्खता भरी सलाह उन्हें दे रहे होंगे और फिर उसकी जस्टिफिकेशन भी सिखा रहे होंगे। अभी भी आप सोशल मीडिया पे जाइए तो दिखेगा बहुत सारे लोग इस नॉनसेंस को डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस समय अगर अडवाणी और वाजपेयी की नॉनसेंस को जस्टिफाई किया जा रहा था, आज भी किया जा रहा है, ठीक उसी ढंग से आज मोदी जी और अमित शाह की इस तरह की कारगुजारियों को जस्टिफाई करने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, जबकि दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर कि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। अब तो कर क्यों रहे हैं? वन इज कि इनमें वो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं है, या वो साहस नहीं है कि वो सच, इसमें तो सच वाली चीज भी नहीं है। देखिए, इसकी कोई आवश्यकता थी नहीं जो ये कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? या तो ये बताने के लिए कि मैं वीपी सिंह से भी ज्यादा कास्टिस्ट हूं, जातिवादी हूं, है ना? आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं, लेकिन देयर इज समथिंग वेरी वेरी सीरियसली रॉन्ग। पूरी भाजपा और संघ का जो नेतृत्व है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है, जिससे बीजेपी को तो नहीं मैं जानता, लेकिन संघ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, कम से कम जिन्हें मैं जानता हूं तो बहुत दुखी हैं कि किस तरह की नॉनसेंस चल रही है यहाँ पे। अब वो ऊपर तानाशाही अगर करके बैठे रहे, ना सुने तो बात अलग है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा हो रहा है। फिर अच्छा, एक सेक्शन है जिनका कहना है कि मोदी हैज ऑलवेज बीन दिस काइंड ऑफ पर्सन, कि वो चाहते हैं कि समाज को तोड़ना। आई डोंट नो, अगर वो चाहते हैं देन ही इज वेरी एफिशिएंट। अगर वो हिंदू समाज में मारकाट मचाना चाहते हैं, फिर तो आई वुड से कि बहुत स्मार्ट आदमी है, उसने हमें उल्लू बनाया और कर रहा है। दैट इज अ मेजर सक्सेस फॉर हिम। मैं आपके प्रश्न ले रहा हूं कुछ, फिर आगे चलते हैं। सम्राट जी, टैलेंट और क्वालिफिकेशन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और फिर रोएंगे कि भारत जेट इंजन क्यों नहीं बना पा रहा है, क्वालिफाइड लोग क्यों रहे देश में। एग्जैक्टली सम्राट जी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि ये इतने टुच्चे लेवल की पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है कि देश का सत्यानाश कर रही है। आप अगर, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, गवर्नमेंट जॉब्स थोड़ी सी हैं, है ना? तो लेकिन उसके पीछे करोड़ों लोग पड़े हुए हैं, वो झुंझुना ऐसा दिखाया गया। एक ये इसका एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि ये जो थोड़े से गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं वो पॉलिसी मेकिंग को इम्पैक्ट डालते हैं, इसलिए उनका प्रभाव पूरे देश पे पड़ता है। और अगर आप वहां पर गधों को भर्ती करेंगे, जिन -40 वाले को लेके जा रहे होंगे, और अच्छे बच्चों को आप कॉलेज लेवल पे ही उनका दमन कर देंगे। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको। हम अपने बच्चों को ये जातिवाद हमने कभी सिखाया ही नहीं, कभी इसकी बात ही नहीं हुई। वो बच्चे जब पूछेंगे कि ये क्या बकवास लेके आ रहे हैं, क्यों लाई जा रही है, हमने तो कभी किसी का ना दमन किया, ना शोषण किया, ना कुछ भी किया, तो क्या आंसर है उसके लिए? या तो वहां डरते हुए पढ़ेंगे, या वहां पर उनका शोषण किया जाएगा, या उनका दमन किया जाएगा, या बच्चे को पढ़ाया ना जाए। यही है ना? तो इसलिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो योग्य बच्चा होगा, जो टैलेंटेड होगा। कांग्रेस ने क्या किया? रिजर्वेशन के चलते, जो तब रिजर्वेशन कम थी तो टैलेंटेड लोग ज्यादा निकलते थे, लेकिन जो इंस्पेक्टर राज था, जो लाइसेंस राज था, उसने यहाँ पर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को दबा दिया। क्वालिटी की कोई वैल्यू नहीं थी। सड़े हुए बाबू जो थे, वो जिनका इंटेलेक्ट कम होता था, वो हमारे देश के ब्रिलियंट माइंड्स को दबा के रखते थे, इसलिए ब्रेन ड्रेन होता गया। इसलिए जो सुंदर पिचाई है वो बाहर बैठा है, सैकड़ों लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, जो हमारे देश को कहाँ का कहाँ ले जा सकते थे। तो कांग्रेस ने तो ये कांड किया। अब ये भाजपा ही है, जो मोदी वाली जो पॉलिसीज है वो बिल्कुल ही सत्यानाश करने पे तुली है। वो इतनी ज्यादा रिजर्वेशन डाल दिया कि अच्छा लोग जा ही नहीं सके, और फिर परपेचुअली गंदगी में धकेल रहे हैं। -40 वाला डॉक्टर बनने वाला है, 0 नंबर वाला फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा रहा है, तो अगली जनरेशन निकलेगी कैसी? डफर निकलेगी। और अगर वो डफर निकलेगी तो विश्व गुरु बनाएंगे कैसे? आपकी बात 100% ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये देशद्रोहियों वाला काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, ये देशद्रोह है। वो अपने आप को कैसे जस्टिफाई करते हैं मैं नहीं जानता। हाँ, हो सकता है वो, कई लोग बोलते हैं ना हर चीज में मास्टर स्ट्रोक होता है नरेंद्र मोदी का, कि लास्ट में कोई जिन रगड़ेंगे उसमें से निकलेगा वो जिन, और उस सबको सुपर ब्रिलियंट बना देगा। फिर हमारे यहाँ धड़ाधड़ जेट इंजन भी बन रहे होंगे। हमारे यहाँ जो एआई वाली जो क्या बोले उसे, रेवोल्यूशन चल रही है, उसमें भी हमारे पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है, राइट? ऐसा कोई मोदी जी के पास चिराग और जिन तो दिखाई नहीं देता, और कोई मूर्ख ही होगा जो इस तरह की फूलिश पॉलिसीज के चलते हुए सोचेगा कि इस देश में मैं रह के कुछ कर सकता हूँ। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा, जिसमें यूपी वाला शासन चल रहा था ना, मुझे लगा था सबसे घटिया शासन है, और उस समय बहुत लोगों के मन में आ गया था कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस देश से निकल जाना चाहिए। मेरे मन में तब भी नहीं था, पर अब मुझे लग रहा है कि ये तो बिल्कुल नॉनसेंस की जा रही है। तो या तो हमें निकलना चाहिए, या मोदी को ऊपर से डिसलॉन्च किया जाना चाहिए। तो उस तरह के लोग डिसीजन मेकिंग में होने चाहिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो ऐसे गर्त में धकेल रहा है देश को, वो नहीं होना चाहिए। कैसे करेंगे उसके बारे में सोचना पड़ेगा। एग्जाम्पल से बताता हूँ, जो फार्मर्स वाली जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर 2 ऑपोजिट पार्टीज थी, मोदी की और कांग्रेस की, अपोज कर रहे थे वो। तो कांग्रेस और इनका जो सारा इकोसिस्टम है वो उन्हें फंडिंग दे रहा था, और लेकिन हमारे केस में तो दोनों पार्टीज मिली हुई हैं। हाँ, देखिए ना, बीजेपी ने मीडिया का गला दबा रखा है कि तुमने इस पर डिस्कशन ही नहीं करनी, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी को बोल रही है क्या? क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी उन्हीं का एजेंडा तो अप्लाई कर रहा है, विच मीन्स वी डोंट हैव कोई अच्छी पॉलिटिकल बैकिंग, और पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है तो आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो ये तो ऑर्गेनिक होगा, उसमें भी लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर वो लॉजिस्टिकली प्लान करके किया जाए तो इट शुड बी डन।
एंड अगर ये नहीं सुधरेंगे तो हमें देखिए ऑप्शंस क्या है। मोदी इज अ फेलियर, वो देश तोड़ रहा है, समाज तोड़ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है वो, अगर वो करेक्टिव मेजर्स नहीं ले रहा, जो अगेन विच इज विजिबल टू अस। क्योंकि आप याद कीजिए, अब वो जो मोहन यादव वाली घटना है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पटल पे इन लोगों ने ये रखा है कि जो भगवान राम है वो कास्टिस्ट थे, है ना। आज तक उसका कोई इलाज नहीं किया, ये ठीक है कि बैक बर्नर पे डाल दिया है, लेकिन द पॉइंट इज कि हम, एक तो ऑप्शन ये होती है कि ऊपर के लोग चेंज किए जाएं, तो 3 साल पड़े हैं वो भी जनता नहीं करेंगे। दूसरी ऑप्शन क्या है कि कोई सड़कों पे जाके हल्ला गुल्ला मचाया जाए ताकि उन्हें अकल आए कोई। तो इफ दैट इज अ पॉसिबिलिटी, इट शुड बी कंसिडर्ड, क्योंकि करना तो पड़ेगा। हम अपने बच्चों को इन राक्षसों के लिए तो छोड़ नहीं सकते कि ये अपनी सीट बचाने के लिए हमारे बच्चों का जीवन को दांव पे लगाते हैं, ये तो नहीं होना चाहिए ना। और वो नहीं, हम जो बन पड़ेगा हमें करना ही पड़ेगा इसके लिए। फॉर्चुनेटली आई वॉज अलोंग साइड डूइंग अ पार्ट टाइम मास्टर्स फ्रॉम यूके, सो माई टाइम वॉज सेव्ड। ऐसी पेनफुल स्टोरीज से देश भरा पड़ा है। जो अन्याय 47 से चल रहा है उसे बस एक्सेलरेट कर दिया गया है अब, और ब्रेन ड्रेन की एक नई नदी निकलती हुई दिखाई दे रही है। होना ही चाहिए था कि हमें उन लोगों को वापस यहाँ लाना चाहिए था कि तुम आओ और यहाँ पर काम करो, और बहुत लोग विलिंग हैं, लेकिन मोदी इतना रायता फैला रहा है इस नॉनसेंस के चलते कि जो इतने मोटिवेटेड लोग थे वो भी अब डिसाइड कर रहे हैं कि हम ना ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य का तो सत्यानाश कर रहा है आदमी। Looking into future, it is soon going to be generalized for outside college campuses also. That time they will give a trivial argument that it is already there in college campus, so what issue if it comes for outside public? हाँ बिल्कुल ठीक है, करेंगे, रुकने वाले नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए ना, वो जब खट्टर जी चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा में, उन्होंने वहां पे प्राइवेट जॉब्स में भी रिजर्वेशन की कहानी शुरू कर दी थी। तो कांग्रेस प्रेशर क्रिएट करती रहेगी, ये बेवकूफ उनके पीछे लग के काम करते रहेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कर सकते हैं ऐसा। सम्राट जी, अनफॉर्चुनेटली हम इसे अपनी आंखों के सामने अनफोल्ड होता हुआ दिख रहे हैं। होना ये चाहिए था कि सारे मंत्री, सारे एमएलए, सारे एमपी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सबके लिए ये रेगुलेशन होनी चाहिए कि वो अगर उन्हें कुछ होगा तो उनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में ही होगा। इन सबके बच्चे, जजेस के, आईएएस आईपीएस के जितनी ब्यूरोक्रेसी है, इन सबके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ेंगे, तब तो इंस्टीट्यूशन सुधर सकते हैं। नहीं तो ये तो अपने बच्चों को भेज देते हैं विदेश में, आप ही वहीं जाके इलाज करवाते हैं, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम लोगों के साथ कुछ भी घटता है। ये सिर्फ काले भूरे अंग्रेज हैं, मेंटेलिटी वही है कि उन्होंने भी अपना इलाज बाहर कराना होता था और ये भी वही करते हैं। चीज है, आपने एक वीडियो देखा होगा, एक लड़की है जिसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, कैसा हराया। आज हम इसकी भी बात करेंगे। आप ये फोटो देख लीजिए, यहाँ पे है कौन, ये जो लड़की खड़ी है इसका नाम है सहर यूनुस शेख, और साथ में जितेंद्र अहवाड़, नेशनल वो जो शरद पवार वाली पार्टी है उसका पॉलिटिशियन है, और ये इसने अपने सोशल मीडिया पे डाला हुआ था लड़की ने ये वाला फोटो, और इसके नीचे जो कैप्शन है वो देखिए, हैप्पीएस्ट बर्थडे टू माई फेवरेट, माई मेंटोर, माई टीचर, your dedication towards work motivates me to do more than I think I can. May Allah bless you with good health, happiness and loads of success. सहर शेख। ठीक, तो उसका मेंटोर भी है, उसका फेवरेट भी है, उसका टीचर भी है, और उसका मोटिवेटर भी है। लेकिन अभी स्क्रिप्ट चेंज हो चुकी है। चेंज क्या आया कि ये है मुंबई का मुंब्रा इलाका, जो मुस्लिम बहुल इलाका है। तो वहाँ पर ये जो जितेंद्र अहवाड़ है, इसने कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहुत नर्चर किया। वहाँ पर हिंदुओं को भी फोर्स किया जाता था कि मुसलमानों के आगे झुकें, और ये भी झुकता था। लेकिन जैसी जनसंख्या बदल गई, अब वहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में है, तो ये लड़की जो है ये ओवैसी वाली पार्टी से इलेक्शन लड़ती है और एनसीपी को हरा देती है। ठीक, रंग कैसे बदलती है जरा वो देखिए। या कैसा हराया। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कुछ शायद 1 मिनट की वीडियो है इसकी, उसमें आपको नोटिस ये करना है कि कितनी बार ये अपने दीन का रेफरेंस देती है। अस्सलाम वालेकुम से शुरू हो गया, काउंटिंग शुरू कर दीजिए। जोर से चाहिए आवाज रिप्लाई में, जीत गए यार, खुशी के साथ जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम। कैसा हराया। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लग नहीं रहा है कि जीत के बाद का प्रोग्राम है, क्योंकि इलेक्शन हो जाते हैं, रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं, लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी है और इतना प्यार नवाजा है मेरे वालिद साहब को, मुझे और इस बार पूरी की पूरी एमआईएम पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह, कि सभी लोग इलेक्शन के बाद भी बुलाने पर उसी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है जैसे इलेक्शन के प्रोग्राम में थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए। और सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज हैं, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। और ये मुमरा ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है, स्पेशली 30 नंबर पैनल ने। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, जिस तरीके से बढ़ चढ़कर हम सब ने इस बार एमआईएम पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को जिता कर लाया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां खुद के लिए बजाइए, क्योंकि आपने हक का साथ दिया और हक की आवाज में हमको हमारी ताकत बढ़ाई है, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि दुश्मन ये समझ रहे थे कि हम हार जाएंगे, हम हारने वाले हैं। तो अगर आप में से किसी ने नोटिस किया तो बताइए जरा कि कितनी बार इसने अल्लाह, मजहब, अस्सलाम वालेकुम की बात की है केवल 1 मिनट में।
ये आपको बताता है कि उनका माइंडसेट कितना क्लियर है। 10 टाइम्स स्पाइडरमैन ने बोला 10 टाइम्स मेरे, हाँ 11, आदित्य ने बोला 11 मेरे ख्याल इज द राइट आंसर। तो मुझे तो ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा कि ये लड़की, इन्होंने किस तरह से उस आदमी को उल्लू बनाया। जो बनाया है वो, उसके लिए आम भाषा में एक और शब्द होता है जो मैं यहाँ तो नहीं बोल सकता, लेकिन बनाया इन्होंने बड़े अच्छे से है, उसको खूब अच्छे से उसकी कटाई की है। और हर इस तरह के, इन्हें भड़वाई बोल सकते हैं, जो अपने समाज को छोड़कर दूसरों के तलवे चाटते हैं और अपने लोगों का भविष्य खतरे में डालते हैं। इस तरह के जितने पॉलिटिशियन जिनके नाम हिंदू वाले हैं, उनकी यही स्थिति होने वाली है। और मुझे लगता है कि मोदी वगैरह को, या वो जो कहता है, कौन है वो, पीयूष गोयल जो बोलता है कि मैं अल्लाह अकबर करके निकलता हूँ रोज, तो इन लोगों को भी अकल आनी चाहिए कि ये उनका फ्यूचर भी ऐसा ही हो सकता है। देखिए ऐसा है आशीष जी, आपको कुछ चीज़ें इसमें समझनी पड़ेगी। हिंदू कोई भी एक दूसरे का ना तो शत्रु है और ना ही होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। ना वो हमारे शत्रु हैं, ना हम उनके शत्रु हैं। आपको पहले इसकी कहानी समझनी पड़ेगी। आप इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि किसी एक इनोसेंट को फंसाने के लिए सफिशिएंट है, उसका जीवन खत्म करने के लिए सफिशिएंट, तबाह करने के लिए सफिशिएंट है। और घर वापसी का तो मैं समझ नहीं रहा, लेफ्ट के प्रे हैं वो तो मैं समझ गया, लेकिन आज की डेट में वो लेफ्ट के प्रे नहीं है। अब तो मोदी जी उसे प्रे बना रहे हैं ना। जब मोहन भागवत स्टेज से बोलते हैं 3000 साल से शोषण हुआ, 1000 साल से शोषण हुआ, तो वो लेफ्ट के शिकार बन रहे हैं या क्रिश्चियन मिशनरीज के बन रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें अपनी आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं है, इसलिए इस तरह की गलतियां हो रही हैं। हम ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। जब आप पूरे का पूरा प्रेमाइस ये बना रहे हैं कि आपका शोषण किया गया, 3000 साल तक शोषण किया, तो क्या उनके मन में जनरल कास्ट के लिए कभी वो अच्छे भाव आएंगे भी? नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। और उसका बेस क्या है कि तुमने हमारे साथ अन्याय किया था, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। तो ये वो हिसाब चुकता वाली कहानी है कि मोदी ने हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा, व्हिच वाज अ sheer nonsense on part of नरेंद्र मोदी। तो ये जो उसके पीछे का थॉट प्रोसेस और नैरेटिव है, दिस इज वेरी वेनमस, वेरी टॉक्सिक, वेरी इंसीडियस, वेरी डेंजरस, वेरी हार्मफुल। तो इसलिए इसे अगर आप सपोर्ट करें, यू आर कमिटिंग अ ब्लंडर फॉर दिस। कि आज जो सरकार हमें दिखाई दे रही है, स्पेशली अंडर मोदी, वो काउंटर प्रोडक्टिव है हमारे समाज के लिए। दे मस्ट कोर्स करेक्ट, नहीं तो अभी वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं, दैट इज वेरी हेवीली डैमेजिंग। वो हमारी सिविलाइजेशन को तबाह करने के लिए बना है, क्योंकि वो नई नई फॉल्ट लाइन्स क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट करके उन्हें बड़ा कर रहे हैं और उन्हें परमानेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो जो बाइनरी है शोषण, शोषक और शोषित की, उसे और ज्यादा पुष्ट करते जा रहे हैं। और दिस इज वेरी वेरी स्केरी। हमें इससे निपटने के लिए अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा और ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अगर ये नहीं सुधरते हैं तो।